Good morning, guys. Uh, Today is the last lecture of chapter third. The name of this topic is economical analysis in the public sector. Okay, so before we start to discuss about the lecture, uh, do you know in many government projects, some of the contractors are getting the project with the no margin, or say sometimes they are adopt the project with losses. मतलब आपको बात समझ में आई होगी कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वो मिनिमम प्रॉफिट में या नो प्रॉफिट नो लॉस में और समटाइम्स लॉस में प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण बताया गया है वो पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना है। यही चीज़ आज हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे प्राइवेट सेक्टर में जो मेन टॉपिक रहता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को मतलब मेन मोटो बना के रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो जो राइटर है वो लिख रहा है कि देयर इज़ अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर which strive to maximize profit and those of the public sector which strives to maximize social welfare। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो भी प्रोजेक्ट्स है वो उसका मेन टॉपिक जो होगा वो केवल प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये रहता है कि भाई आप अपने से रोड बनाइए और रोड के बेसिस पे आप टैक्स दीजिए। तो रोड जो बनाती है वो कोई जनरली प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है और बाद में उसको वो रोड हैंड ओवर कर दिया जाता है जिसमें वो मेंटेनेंस का काम बाकी सब कुछ वो करेगी और इतने साल तक वो जो भी पैसा आएगा वो रख लेगी। आइदर इट मे बी इन द प्रॉफिट और लॉस, तो मैक्सिमम टाइम ये प्रॉफिट ही होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है आपने अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे देखा होगा। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है ये इसमें आप टोल टैक्स पे करते हैं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो केवल प्राइवेट फर्म को ही जाता है। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप दूसरी तरफ देखोगे कि अगर जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग हुआ, रोड्स हुआ, नाले बना के देती है, तो दे आर द नॉन प्रॉफिटेबल पार्ट वेयर मेन मोटो इज द सोशल वेलफेयर। ओके, so the main problem in evaluating the public sector project is its uneconomical nature of measuring the benefit and the cost। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैक्सिमम टाइम्स जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लॉस में भी प्रोजेक्ट को मतलब ले लेते हैं। तो ये लॉस को इसलिए बियर करते हैं क्योंकि इन फ्यूचर जैसे जैसे वो इस पे काम करते जाएंगे और उनका क्रेडिट बनता जाएगा तो दे आर बिकम experienced and more powerful contractors in their fields। ओके, ये कह रहा है कि बिकॉज द कॉस्ट एंड बेनिफिट आर नॉट क्वालिफाइबल in the reliable way like private sector project, and also their measurements in monetary terms is also not possible because of the pricing policy directed towards the social welfare rather than the private sector profitability. The economic analysis of the public sector project is very complex and difficult। स्टेटमेंट ये दिया जनरली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में वो क्या करते हैं, तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट की उन लोगों ने नीलामी करवाई, ठीक है, तो नीलामी करवाते वक्त आपने एक टेंडर भरा और टेंडर के मतलब टर्म्स में जो सबसे मिनिमम कोटिंग करता है, ठीक है। एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए ए बी सी है, तो अगर ए ने 5 रुपये, बी ने 20 रुपये और सी ने
₹40 पे किया है, तो जो ₹5 वाला पार्ट है जिसका क्वालिटी से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, वो उसी को ही वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है, जबकि ₹5 में वो अल्टीमेटली लॉस में ही जाता है। तो कंपनी मतलब पब्लिक सेक्टर का स्टेटमेंट ये है कि उनको केवल वेलफेयर से मतलब है, उनको प्रॉफिट लॉस वो कैपेबल है नहीं है इससे उनका कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद सिमिलरली अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा तो प्राइवेट सेक्टर का केवल एक ही स्टेटमेंट है कि ड्यूरेबिलिटी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा हाई होनी चाहिए और अल्टीमेटली जो जो प्रॉफिट पार्ट है वो बढ़ जाना चाहिए। ओके, द स्टैंडर्ड appraisal method of evaluating private sector capital project like rate of return on investment, net present values, internal rate of return, etc. cannot be applicable to the public sector project where the cost and benefit are not directly measurable. ठीक है, ये तो हमने पहले क्लियर कर दिया। The intangible nature of the benefit and the cost makes the analysis complex and difficult. In the public sector enterprise, generally the cost benefit analysis approach is applied. ठीक है, मतलब हमने जो अभी तक मेथड्स करे थे जैसे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे मेथड्स जो है वो जनरली प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं जिसका मेन मोटिव जो है वो केवल प्रॉफिट गेन करना होता है। लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो उनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट नहीं होता है, इस वजह से उनका जो नेचर है या बेनिफिट ऑफ कॉस्ट मेकिंग एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होता है। तो एट दैट टाइम हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच को ही अप्लाई करते हैं। क्लियर? ये समझ में आया कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि द एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड financial resources are made on the basis of cost benefit approach. The purpose of cost benefit uh, analysis is to ensure the public sector allocate the scarce economical resource in the judicious and justified justified manner. ठीक है, अब स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जनरली होता क्या है कि जब भी हम पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स मतलब लॉन्च करते हैं तो एट दैट टाइम हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, तो केवल सोशल वेलफेयर होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉफिट या बेनिफिट वर्ड अप्लीकेबल नहीं होता। तो इन दैट टाइम अगर आपने जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में लाया है, अगर वो सारे प्रोजेक्ट जस्टिफाई नहीं होते हैं, जस्टिफाई इन टर्म्स ऑफ जुडिशियस मतलब अगर जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कोई आपको प्रोडक्ट चाहिए और ये प्रोडक्ट का दाम मार्केट में 10 रुपीज़ है और आपने उसको 8 रुपीज़ लिखा है, देन ओके ये जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर आपने उसको 15 या 25 रुपीज़ लिख के रखा है और कोई बंदा क्लेम करता है कि हम उसको 12 रुपये में दे देंगे, तो ये अनजस्टिफाइड होता है क्योंकि मार्केट प्राइस तो उसकी 10 रुपये ही है। तो आप जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करें तो हमेशा याद रखिएगा कि वो जुडिशियसली और जस्टिफाइड मैनर में होना चाहिए। The desirability of the community welfare projects are evaluated in the form of their contribution in the social welfare. The decision rule for the public sector select or result in mutually exclusive project and ranking in multiple projects. The decision is based on the cost benefit list. Okay. For the both the cost and benefits are grouped into two parts, measure in monetary terms and qualitative non-measurable values.
Both these elements, that means cost and benefit, include the quantitative and qualitative aspect underlying the cost and benefit. The issue is explaining the other hand. मतलब क्या हुआ? मतलब ये स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि जनरली जो भी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट जो मार्केट में आते हैं तो उनको दो टर्म्स में कैटेगराइज, और वो दो टर्म्स को अगर सिंपल वर्ड्स में याद रखोगे तो वो है कॉस्ट और दूसरा है बेनिफिट। और अगर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वर्ड्स बोलोगे तो वो बोलेगा कि मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी मतलब पैसा वाला, मनी वाला पार्ट, मनी मतलब पैसा, पैसा मतलब कॉस्ट वाला। और दूसरा है क्वालिटेटिव नॉन मेजरेबल पॉइंट, मतलब व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट और मॉनिटरी एंड क्वालिटेटिव नॉन। चलिए इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा और वो एक्सप्लेन करेगा या सिंप्लीफाई वर्ड्स में लिख रहा है कि क्वालिफाइंग द कॉस्ट बेनिफिट वैल्यूएशन इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या क्या पार्ट आता है? तो कॉस्ट जो है वो सैडो कॉस्ट होता है, बेनिफिट मतलब सैडो वैल्यूज होती है, और इंटीग्रेबल कॉस्ट एंड इंटीग्रेबल बेनिफिट्स। मतलब जस्ट एक एग्जांपल लो कि अगर कोई गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट देती है, मतलब प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी को देती है, तो उससे कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना कॉस्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन मेंटेन करना है वो हमें मतलब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कम आता है कॉस्ट, द पब्लिक सेक्टर कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ फंड इन कॉस्ट ऑफ इनपुट टेन to be different than the private sector cost. The actual cost of the public sector tends to lower due to the foreigners. मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होता है हम उसी को टेंडर हैंड। The government funds are free of fiscal or taxable effects. टैक्सेशन इफेक्ट्स, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से आपको जो भी प्रॉफिट हो, मतलब वो फंड मिल रहा है वो टैक्सेबल फंड नहीं है। Second, the input cost of land material has two characteristics, means land is free of cost, sand and metal are owned by the government. Similarly, government can procure cement, steel, etc. for construction, medicines for the hospital at lower rate from the manufacturers. मतलब स्टेटमेंट ये है कि जब आप देखोगे कि गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, मतलब एक कंस्ट्रक्शन के ही प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में क्या होता है, इनिशियली आपको फर्स्ट फेज कंप्लीट करना होता है, देन आफ्टर गवर्नमेंट जो है फंड रिलीज करती है। तो जैसे आपने मतलब फर्स्ट फेज कंप्लीट किया समथिंग, अपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का बिल्डिंग हो, तो उसमें उन्होंने बोला कि 20 करोड़ हम आपको रिलीज करते हैं। तो जैसे उन्होंने फर्स्ट फेज डिलीवर किया, उनको 20 करोड़ मिले। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया कि लोअर बाउंड से आपके बेनिफिट में क्या कर देंगे 20 करोड़ जो आपको मिले, तो ये 20 करोड़ वो फंड जो ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा, और सम क्वान्टिटी ऑफ फंड जो है वो फ्यूचर में खर्च करेगी। तो एट दैट टाइम अगर आपने मतलब गवर्नमेंट ने उस पर कुछ टैक्स वगैरह लगाया तो क्या होगा कि वो मेजरेबल नहीं होगा, अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको लॉस नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि टैक्सेबल इनकम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। चलो दूसरा चीज़ क्या है कि जब भी टेंडर निकलते हैं ना, तो टेंडर्स में कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिखते हैं, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से जो प्रोजेक्ट का एक्चुअल कॉस्ट होता है टेंडरिंग में वो कॉस्ट सबसे ज़्यादा महंगी है। मतलब एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे जो लोकेशन उनका मेडिकल फैसिलिटी कम्प्लीटली फ्री, क्योंकि बनने मरीज में लोग फ्री नहीं है, बच्चों को एजुकेशन फ्री नहीं है, बच्चों को या वहाँ के वर्कर्स को मेडिसिन फ्री नहीं है। तो ये सब एक ऐसा बेनिफिट है जो गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैंडल कर देती है, तो ये बात उस कॉन्ट्रैक्टर की नहीं करती। दूसरी बात क्या है, तो लैंड जो है वो जो फ्री होता है,
उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया कि भाई जो भी सैंड होगा या जो भी मेटल लॉस होंगे, मतलब एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो कुछ भी है वो अगर गवर्नमेंट देती है या परचेस करती है तो वो कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसलिए जनरली गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही मिनिमम। So the actual cash outflow gives the Eurasian picture, erroneous picture. In such case, shadow price concept is used. The shadow price here the input cost are considered at the opportunity cost, that is the market price of the trade goods. In case of non-trade goods, the comparable price of the nearest substitute goods are considered. For uncertainty, the opportunity cost of such product. Generally, it is determined by the decision-making company. Okay. सेकंड है बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या है, तो हमने पहले बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो है उनको सब्सिडाइज्ड और कंसेशन मैनर में मिल जाता है, तो अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट जो है वो इनडायरेक्टली एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छा होता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना। तो अन्नपूर्णा योजना में क्या होगा, तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं उनको जो खाना वगैरह है, मतलब दोपहर का खाना या रात का खाना, वो बहुत ही मिनिमम नॉमिनल कॉस्ट में दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लो कि अगर मार्केट में बाहर वो आपको 50 रुपये थाली ऑफर कर रहे हैं, तो वही आपके लिए मतलब जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनको वो 5 रुपये 10 रुपये थाली देंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है इंटरगेबल कॉस्ट एंड इंटरगेबल बेनिफिट। तो इंटरगेबल कॉस्ट और बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं जो हम कंसिडर नहीं करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब नहीं कंसिडर करते हैं प्राइवेट सेक्टर में और कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो जैसे इम्प्रूव इन हेल्थ, एम्प्लॉयबिलिटी ड्यू टू एजुकेशन, रिड्यूस इन एक्सीडेंट, बेटर लिविंग कंडीशन, इम्प्रूव चाइल्ड एंड women development, increased living life, cleanliness, sanitation, ब्यूटिफिकेशन एक्सेट्रा। मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको पता है कि आपको पैसे तो बहुत सारे मिल रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो, मतलब गवर्नमेंट में वर्क करो, तो आपको पता चलेगा कि आपका हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाता है, आपकी एजुकेशन के बेसिस पे आपको रोजगार दिया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस जो है बहुत नहीं, लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे और उनके औरतों के लिए मेडिसिन्स एजुकेशन वगैरह जो है काफ़ी अच्छा है, लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से ये जो है ह्यूमन वेलफेयर वर्ड यूज़ करते हैं। तो द वैल्यूएशन ऑफ इंटर्जेबल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर, इंटर्जेबल का मतलब होता है इनविजिबल, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता है। तो the value of intangible cost and the benefits are relatively different and unreliable. However, some subjective judgment of decision makers with the advice of experts are considered in the overall CBA. चलो, अब क्या क्या है वो डिसीजन प्रोसेस। तो सबसे पहला होता है आइडेंटिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें क्यों चाहिए वो बताना, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, क्या हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं, इवोल्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव, हर एक ऑप्शन को अच्छे से इवोल्यूट करना, एग्जामिन करना, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो से हमें सिलेक्ट करना, रिसोर्सेज एलोकेशन, तो अब जो अल्टरनेटिव यूज़ किया गया है उसके लिए आप कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए उनका एलोकेशन, then implementation of the selected
अल्टरनेटिव। अब जो बेस्ट वन है उसे आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ये आपका डिसीजन प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर। अब each aspect brief as and तो मैंने आपको पहले बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब क्यों। तो क्यों का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल लो सोशल, मतलब एक एग्जांपल लो कि आपको किसी गांव में रोड बनानी है, तो रोड क्यों बनानी है, तो फिर सोशल वेलफेयर होना चाहिए, क्योंकि बरसात के टाइम पे वहाँ पानी आ जाता है, कीचड़ की प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ स्लिप करती हैं, लोग चल नहीं पाते हैं, लगभग मतलब आवाजाही बिल्कुल नहीं हो पाती है, तो अल्टीमेटली सोशल वेलफेयर नहीं हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट, तो क्या क्या है जो हम वहाँ पे अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, और उनमें से सबकी स्टडी करना है, उसके बारे में जो बेस्ट है सिलेक्ट करना, रिसोर्सेस अलॉट करना, और लास्ट में इम्प्लीमेंट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब लिमिटेशंस क्या क्या है सीबीए को इम्प्लीमेंट करना। The objective of public sector projects are broad and unclear, so the evaluation criteria does not give the true picture. मतलब एक्चुअली पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अनक्लियर होते हैं, वो ये जस्टिफाई नहीं करते हैं कि एक्चुअली उनको क्या चाहिए, जिसकी वजह से ट्रू पिक्चर जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के सामने नहीं आता है। The valuation of certain invisible and intangible costs and benefits suffer from the subjective approach of the decision makers. Means bias of the public representatives who are participating in the decision. Sometimes there are difference of opinion in the group decision. सेम वे कि जब टू पिक्चर्स आपके पास नहीं आएगा तो आपका जो ओपिनियन रहेगा मतलब जो ग्रुप डिसाइड कर दिया कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, वो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। Some of the public sector benefit and cost are not clear, so the monetary estimation of such cost and benefit are determined on the basis of subjective judgment. ठीक है, क्लियर है कि बहुत सारे ट्रू पिक्चर सामने नहीं आना जाने की वजह से क्या होता है, तो कुछ कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो हम लोग को सब्जेक्टिव जजमेंट के बेसिस पे लेना पड़ता है। तो अब ये जो सब्जेक्टिव जजमेंट है यहाँ पे फिर लोग जो हैं वो अपने रिलेटिव को बेनिफिट्स पहुँचाने के लिए मतलब पार्टिसिपेट करने पड़ जाते हैं, अल्टीमेटली वहाँ पे लॉसेस होते हैं। The shadow price, the private sector pricing of cost and benefit are used for the case, but the current market price is determined by market structure. Such price does not reflect and the correct valuation which become the bias for the DCA calculation. मतलब स्टेटमेंट ये दे रहा है कि गवर्नमेंट ने जो मतलब एक एग्जांपल वो कह रहे हैं उनको बल्ब चाहिए, तो ये जो पहले एडजेसेंट बल्ब यूज़ करते थे जिसका मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ था और लाइफ 1 ईयर थी, आज उन्होंने उस सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया है, जिसमें उनको पता होना चाहिए कि CFL का जो प्राइस है वो समथिंग 70 रुपीज़ है, 40 to 70 रुपीज़ है, और जिसकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर। ठीक है, खुश रहिए। The next is the shadow price. That means in private sector pricing, the cost and the benefits are used for the trading goods. But the current market price is determined by the market structure. Such price does not reflect the correct valuation, which becomes the basis for the DCA calculation. ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि DCA कैलकुलेशन में क्या मतलब नया चीज़ अपग्रेड नहीं होता है। As compared to the private sector, the project in the government sector, the inefficiency hide under the social welfare objective. Such wastage and insufficiency are clear in the DCA analysis. Thus, the analysis does not reflect the true valuation of the project. ठीक है, मतलब क्या हुआ